हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में और मुख्य तौर पर इतिहास जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हम लगातार अपनी ओर से कुछ महत्वपूर्ण सवालों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष कर रहे हैं और हमने आपको ये समझाने का कार्य किया है कि ये जो तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन आपके समक्ष किया जा रहा है, आप इनके साथ अपना जुड़ाव करते हुए चलेंगे। ऐसा इस नाते क्योंकि सवाल अपने आप में सवाल होता है। जब जब आप किसी भी सवाल के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो सवाल आपका कभी कोई नुकसान नहीं करता है, बल्कि सवाल किसी न किसी रूप में क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपका फायदा करते हुए चलता है। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी इसमें हम क्या करेंगे, भारतीय इतिहास को ही आधार बनाएंगे और भारतीय इतिहास के आलोक में जो आधुनिक भारतीय इतिहास आपके सामने आता है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सवालों का प्रस्तुतिकरण इस चर्चा के माध्यम से क्या है हम आपके समक्ष करना चाहेंगे। कक्षाएं लगातार आपके समक्ष आ रही हैं। कक्षाओं के साथ आप थोड़ा समय निकालेंगे और समय निकालने के बाद क्या है, कक्षाओं के साथ आप लोग अपना जुड़ाव करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो आज की चर्चा का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहला सवाल आपको क्या दिया गया है, देखिए। तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में है। और आपसे क्या पूछा गया है कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो राजनीतिक नियंत्रण का सुरक्षा वाल्व सिद्धांत बताया गया वह मूलतः किस स्रोत से प्रेरित था? ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो राजनीतिक नियंत्रण का सुरक्षा वाल्व सिद्धांत बताया गया वह मूलतः किस स्रोत से प्रेरित था, यह आपको यहां पर क्या है बताना है। अब इस सवाल को देख करके आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत है उसको देने का कार्य ए.ओ. ह्यूम की ओर से नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप सवाल के लैंग्वेज को देखने का कार्य करेंगे तो सवाल की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपको यही समझाने का कार्य कर रही है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ए.ओ. ह्यूम ने देने का कार्य किया। सवाल को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो खेल है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है, यानी कि सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत आपके सामने आता है, उसको देने का कार्य किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। उसको देने का कार्य किसने किया था? लाला लाजपत राय ने देने का कार्य किया था। जो लाजपत राय हैं उन्होंने क्या है इस सिद्धांत को देने का कार्य किया था। एक बात। दूसरी बात यहां पर यह है, आपको यह बताना है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में लाला लाजपत राय की ओर से जो आपका सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया, इसका मतलब उन्होंने क्या बताया था? तो इसका मतलब उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस की स्थापना क्या है। कांग्रेस की स्थापना क्या है? कांग्रेस की स्थापना क्या? तो उन्होंने आपको यह समझाने का कार्य किया कि कांग्रेस की स्थापना क्या। इसका मतलब उन्होंने बताया कि कांग्रेस की स्थापना का सही मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण प्रदान करना। भारत में ब्रिटिश शासन को क्या है? संरक्षण प्रदान करना, या भारतीय संदर्भ में आप कह सकते हैं भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश शासन को संरक्षण प्रदान करना। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश शासन को संरक्षण प्रदान करना, ब्रिटिश शासन को संरक्षण प्रदान करना, ये आपने भी पढ़ा होगा। कई बार हमने भी क्या है आपको कक्षाओं के माध्यम से क्या है पढ़ाने का कार्य
किया होगा। तो सवाल को देख करके जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है, तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है, जो कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपके सामने आया है, उस सिद्धांत को देने का कार्य ए.ओ. ह्यूम की ओर से नहीं किया गया था। इस सिद्धांत को देने का कार्य किसने किया था? लालाजी ने किया था। और लालाजी बताते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से कि कांग्रेस की स्थापना भारत में क्यों किया गया है, ताकि भारतीय संदर्भ में या भारत में ब्रिटिश शासन को आप क्या दे पाए? संरक्षण दे पाए। ब्रिटिश शासन को आप क्या दे पाए? संरक्षण दे पाए। तो यहां पर सवाल की डिमांड क्या है? सवाल की डिमांड यहां पर यह है कि आपको मामले को कहां जोड़ना है। तो आप अपने मामले को कहां जोड़ते हुए चलेंगे? ये लाला जी की प्रतिक्रिया के साथ ही जोड़ते हुए चलेंगे। आप लाला जी की प्रतिक्रिया के साथ ही जोड़ते हुए चलेंगे। आप लाला जी की जो प्रतिक्रिया है उसी के साथ क्या है? आप जोड़ते हुए चलेंगे। लाला जी की जो प्रतिक्रिया है आप उसी के साथ क्या है? चर्चा को जोड़ते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम भारतीय संदर्भ में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर माने गए हैं और इनका यह मानना था कि 1857 की जो गतिविधि आपके सामने आई थी, तो 1857 की गतिविधि ने क्रांति का रूप नहीं लिया, बल्कि 1857 की गतिविधि ने एक विद्रोह का रूप लेने का कार्य किया। तो यहां पर ए.ओ. ह्यूम का यह मानना है कि यदि 1857 की जो गतिविधि है अगर क्रांति का रूप ले ली थी, तो भारत में अंग्रेजों को या ब्रिटिश शासन को क्या है? एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के बाद भारत में कंपनी के शासन को, कंपनी के व्यवहार को समाप्त कर दिया गया था और भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो भारत पर जो ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, उसके संदर्भ में नियम एवं कानून बनाने का कार्य कौन कर रहा था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट जो नियम एवं कानूनों को बनाने का कार्य कर रही थी, उसके माध्यम से भी क्या है? भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा था। उन तमाम प्रकार के कानूनों से भी क्या है मेरे प्यारे साथियों? भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा था। तो यहां पर जो ए.ओ. ह्यूम है, इनका मानना यह है कि जब मैं आईसीएस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था, तो मेरे पास नाना प्रकार के पत्र आए। भारतीय जनमानस की ओर से मेरे पास क्या है? नाना प्रकार के पत्र आए। और वो जो नाना प्रकार के पत्र आए, उन तमाम प्रकार के पत्रों के माध्यम से भारतीय जनमानस ने या भारतीयों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने का कार्य किया कि अभी भी हम पर जो ब्रिटिश क्राउन का शासन बना हुआ है और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट हमारे लिए नियम एवं कानून बनाने की बात कर रही है, उन नियम एवं कानून के माध्यम से भी क्या है? हम लोगों का शोषण हो रहा है। यानी कि शोषण अभी भी क्या है? बना हुआ है। तो यहां पर ए.ओ. ह्यूम की अब चिंता यह आती है कि 1857 में तो हम लोग बच गए, लेकिन इस बार अगर मान लीजिए भारतीय जनमानस अपने शोषण के प्रति जागरूक होता है, अपने आप को सकारात्मक तौर पर संगठित करने का कार्य करता है या अपने आप को सकारात्मक तौर पर क्या है? एकताबद्ध करने का कार्य करता है, तो हो सकता है कि हमारे सामने क्रांति कर बैठे। और अगर क्रांति करेगा तो भारतीय शासन को या भारतीय संदर्भ में जो ब्रिटिश शासन है उसे क्या मिलेगा? एक बड़ा चैलेंज यहां पर मिल सकता है या एक बड़ी चुनौती यहां पर क्या है? मिल सकती है। तो हुआ यह था बाद में मेरे प्यारे साथियों कि 1883 ईस्वी में आप रेफरेंस लेके चलेंगे, 1883 एडी में जो ए.ओ. ह्यूम है अपनी इसी चिंता को लेकर के कहां जाएंगे? शिमला में जाएंगे। और जब शिमला में जाने की बात करेंगे तो वहां मुलाकात किसके साथ होगा? लॉर्ड डफरिन के साथ होगा। वहां पर मुलाकात किसके साथ होगा? लॉर्ड डफरिन के साथ होगा। और जब लॉर्ड डफरिन के साथ मुलाकात होगा तो अपनी इसी चिंता को ये डफरिन के सामने क्या है? रखने का कार्य करेंगे कि भाई मैंने बहुत सारे पत्रों का सामना किया है और मैंने तमाम प्रकार के पत्रों के माध्यम से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी का मतलब यह है कि भारतीय क्या है? डिससैटिस्फाइड हैं ब्रिटिश क्राउन के शासन से।
भारतीयों का यह मानना है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट की ओर से जो हमारे लिए नाना प्रकार के नियम एवं कानून बनाए जा रहे हैं, वो तमाम प्रकार के नियम एवं कानून हमारा शोषण करके चल रहे हैं। तो ये डफरिन को जाकर के अपनी यही चिंता बताते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया और भारतीय लगातार इसी प्रकार से क्या है डिससैटिस्फाइड होते रहे, तो हो सकता है कि ये जो इनका डिससैटिस्फैक्शन है, जब ये अपने डिससैटिस्फैक्शन को रिलीज करने का काम करेंगे, बाहर निकालने का काम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि क्रांति का सहारा ले बैठे। और अगर क्रांति का सहारा ले बैठेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती ही मानी जाएगी। तो कहा कि कोई व्यवस्था बनानी होगी, कोई व्यवस्था बनानी होगी, एक मंच हमें तैयार करना होगा, एक मंच हमें क्या है तैयार करना होगा, ताकि उस मंच का प्रयोग करते हुए भारतीय अपने डिससैटिस्फैक्शन को हमारे सामने रख सकें। एक मंच तैयार करना होगा, यानी कि ब्रिटिश संसद लगातार नियम एवं कानून बनाता रहे, कोई समस्या नहीं है। भारतीयों पर उन तमाम प्रकार के नियम एवं कानूनों को लागू किया जाता रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीयों की जो नाराजगी है वो हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवैधानिक रूप से क्या है बाहर आनी चाहिए। और अगर आप भारतीयों की नाराजगी को संवैधानिक तौर पर या संवैधानिक रूप में बाहर निकालने का कार्य करेंगे, तो फिर आपको क्या है एक मंच तैयार करना होगा, और वही मंच बाद में क्या बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। तो सवाल को देख करके किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो इस सवाल को आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है कि सोर्स आपको बताना है ना। तो जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है वो तो जुड़ेगा इस प्रकार से लाला जी के साथ, और यहां पर ए.ओ. ह्यूम की जो कैलकुलेशन हैं जो हमने बताने का कार्य किया है, उनको आप कहां कनेक्ट करेंगे, उनको आप लाला जी की प्रतिक्रिया के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, और आपका प्रॉपर आंसर यहां पर क्या जाएगा। तो प्रॉपर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन जो आपके सामने बना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इतना डिस्कशन ना किया जाए, मैं खाली आपको आंसर बता दूं, तो सवाल की डिमांड जो है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने सवाल की डिमांड भी आपको यहां पर बताने का कार्य किया है, और रिगार्डिंग दिस किस प्रकार से आपका व्यवहार आना चाहिए वो भी मैंने आपको यहां पर क्या मेरे प्यारे साथियों समझाने का कार्य किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग क्या है मूव ऑन करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ए.ओ. ह्यूम ने जिन भारतीय नेताओं से संपर्क किया उन्हें सामूहिक रूप से किस नाम से संबोधित किया गया। तो उन्हें सामूहिक रूप से किस नाम से संबोधित किया गया, तो रिगार्डिंग दिस आपका जो राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल यूनियन होगा। रिगार्डिंग दिस आपका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, इंडियन नेशनल यूनियन होगा। और ये जो आपका इंडियन नेशनल यूनियन है, जब इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, है ना। तो ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसी का जो ओल्ड नेम है, यानी कि इसी का जो पुराना नेम है, इसी का जो पुराना नाम है, यानी कि इसी का जो आपका ओल्ड नेम है, वो भी किस रूप में आपके सामने आता है, वो भी इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में क्या आपके सामने आता है। ये भी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। तो डिमांड क्या है कि क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ए.ओ. ह्यूम ने जिन भारतीय नेताओं से अपनी कनेक्टिविटी की या जिन भारतीय नेताओं के साथ क्या है अपना संवाद स्थापित किया, उन सभी को सामूहिक तौर पर किस नाम से संबोधित किया गया। तो आप आंसर क्या बताएंगे, इंडियन नेशनल यूनियन आप बताएंगे। और जब फाइनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके सामने आ जाती है, तो फिर एक सवाल और बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था। तो आप हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ कहेंगे, और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, इंडियन नेशनल यूनियन क्या है आप यहां पर कहने का कार्य करेंगे। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहां पर क्या बताना है, आ जाओ जरा।
1885 के कांग्रेस यानी कि पहले अधिवेशन की बात हो रही है। ये 1885 के कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात हो रही है। तो ये जो अधिवेशन है ये कांग्रेस का क्या माना जाएगा? ये पहला अधिवेशन माना जाएगा। ये कांग्रेस का क्या, कौन सा अधिवेशन माना जाएगा? पहला अधिवेशन माना जाएगा। ठीक है, यहां पर सवाल आपसे क्या पुटअप किया गया है कि 1885 के कांग्रेस अधिवेशन के समय भारतीय प्रेस में कांग्रेस के गठन के प्रति किस समाचार पत्र ने सबसे पहले सकारात्मक समर्थन देने का कार्य किया था? तो सबसे पहले सकारात्मक समर्थन देने का कार्य जो किया था वो द हिंदू ने किया था। द हिंदू ने किया था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका द हिंदू हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे? ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो। यहां पर यह मामला इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, यह मामला इंपॉर्टेंट है। आप इस मामले को इंपॉर्टेंट ही मान के चलेंगे। और यहां पर क्या है, मॉडरेट का मतलब क्या हो जाता है? उदारवादी हो जाते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? उग्रवादी हो जाते हैं। तो उदारवादी और उग्रवादियों का विवाद जो है, तो यहां पर उदारवादियों है ना, उदारवादियों और उग्रवादियों का जो विवाद आपको दिखाना है, यह विवाद आपको दिखाना है 1885 से स्टार्ट होगा। सॉरी, 1895 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। कहां से होगा? 1895 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। इस विवाद को जब आप दिखाने का कार्य करेंगे तो 1895 से क्या है, इस विवाद को आप दिखाने का कार्य करेंगे। 1885 से क्या है, सॉरी 1895 से क्या है, इस विवाद को आप दिखाने का कार्य करेंगे। 1895 एडी से क्या है, ये स्टार्ट होगा। और ये खुलकर जो आपके सामने आएगा सबसे पहली बार, तो खुलकर के आपके सामने कब आएगा? 1905 एडी में आएगा। 1905 एडी में आएगा। और ये जो आपके उदारवादी और उग्रवादियों के बीच का विवाद है, इस विवाद का नेतृत्व करने का कार्य कौन करेंगे? तो इस विवाद का नेतृत्व करने का कार्य कौन करेंगे? बीजे तिलक साहब करेंगे। कौन करेंगे? बीजे तिलक साहब करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा को लाने का जो कार्य किया था वो बीजे तिलक की ओर से ही किया गया था। यह मामला 1893 और 95 से स्टार्ट हो जाता है। बीजे तिलक अपने आप को एक्टिव करते हैं और यह खुलकर जो आपके सामने आता है ये 1905 एडी में क्या है, खुलकर के आपके सामने आता है। तो यहां पर कोटेशन दिया गया है, थोड़ा इंग्लिश में आ गया है। ये कोटेशन का मतलब यहां पर यह है कि उदारवादी और उग्रवादियों को जो विवाद है जो 1895 से शुरू होगा और खुलकर के सामने कब आएगा? 1905 में खुलकर के सामने आएगा। जिसमें उग्रवादी लगातार उदारवादियों पर आरोप लगाने का कार्य करते रहेंगे। जिसमें लगातार उग्रवादी उदारवादियों पर आरोप लगाने का कार्य करते रहेंगे कि आपके तरीके अच्छे नहीं हैं, आपके संवैधानिक तरीके अच्छे नहीं हैं, आपने जिन संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाया हुआ है ना, वो जो आपके संवैधानिक तौर तरीके हैं वो ब्रिटिश सरकार पर ठोस दबाव नहीं बना पाए हैं ताकि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमानस का राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास कर पाए। यानी कि इस फेस में लगातार जो आपके उग्रवादी हैं ये उदारवादियों को जो नेतृत्व है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का कार्य करते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये कहना शुरू कर देते हैं कि नेतृत्व आप किसको दे दो, हमको देने का कार्य करो। नेतृत्व आप किसको देने का कार्य करो, हमको देने का कार्य करो। यह मामला 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन है उसमें सबसे पहली बार खुलकर सामने आ गया था कि उग्रवादियों ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कह दिया था कि आपने नेतृत्व काफी संभाल लिया है, अब समय आ चुका है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व हमें दे दो। आपके पैटर्न, आपके तौर तरीके या आपके जो संवैधानिक तरीके हैं या आपके जो संवैधानिक व्यवहार हैं वह ब्रिटिश शासन पर ठोस दबाव नहीं बना पाएंगे भारतीयों का राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास कराए जाने के संदर्भ में। ठीक है, तो यहां पर एक कथन है जो किसने देने का कार्य किया था। हिंदी में आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ चुकी है। इसी विवाद को आधार बनाते हुए किसी ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ चुकी है। हिंदी में आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ चुकी है और जब तक मैं भारत में हूं
मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्ण पतन में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण पतन में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकूं। तो ये कोटेशन जो देने का कार्य किया था, ये लॉर्ड कर्जन ने ही देने का कार्य किया था। ये कोटेशन जो आपको देने का कार्य किया था, लॉर्ड कर्जन ने ही देने का कार्य किया था, और लॉर्ड कर्जन ने इस कोटेशन को आपके सामने रखा। और यहां पर जो उदारवादी और उग्रवादियों के बीच का जो डिससेटिस्फैक्शन है, या जो ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या जो संघर्ष या संघर्षों का धरातल है, कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने कह ही दिया था 1905 में आकर के कि कांग्रेस क्या है, अपने पतन की ओर बढ़ रही है, और जब तक मैं भारत में हूं तब तक मेरी यही इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्ण पतन में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकूं। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको क्या करनी है। मान लीजिए अगर कोई नया विद्यार्थी है जिसने हाल ही में तैयारी प्रारंभ किया है, तो इस प्रकार के जो कोटेशंस हैं उनको विद्यार्थीगण क्या है, रटने का कार्य करते हैं। तो कोटेशंस तो नाना प्रकार के हैं, कितने प्रकार के जो आपके कोटेशंस हैं या कितने प्रकार के जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको रटने का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। तो आप बी कैलकुलेटिव, आप अपने आप को क्या बनाएंगे, कैलकुलेटिव बनाने का कार्य करेंगे। जो कैलकुलेशंस आपको मैं सिखा रहा हूं ये आपके लिए फायदे का सौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर क्या आपको दिया गया है, 1905 का जो बंग भंग, तो इसका मतलब क्या है, बंग भंग का मतलब क्या है कि बंगाल विभाजन आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बंगाल विभाजन आपको जोड़ना है। और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट आपने क्या चलाया था? तो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट आपने क्या चलाया था मेरे प्यारे साथियों? स्वदेशी मूवमेंट आपने चलाने का कार्य किया था। 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 और ये जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें जो आपका बहिष्कार कार्यक्रम है, जो हमने कक्षाओं में कई बार पढ़े होंगे, जो आपके बहिष्कार कार्यक्रम है, तो नाना प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को आपने क्या है, अपनाने का कार्य किया था। नाना प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को आपने अपनाने का कार्य किया था। जैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना, स्वदेशी सामानों को प्रमोट करने का काम करना, या स्वदेशी सामानों को अपनाना। तो हालांकि जो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो एक डोमिनेंट फैक्टर आपके सामने आता है कि आपने नाना प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाने का कार्य किया, आपने नाना प्रकार के क्या है, बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाने का कार्य किया। तो बहिष्कार कार्यक्रम को अपनाए जाने के संदर्भ में जो सबसे पहली सलाह आपके सामने आती है, जो सबसे पहली सलाह आपके सामने आती है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहली सलाह जो आपके सामने आती है वो संजीवनी पत्रिका के माध्यम से आती है। सबसे पहली जो सलाह आपके सामने आती है वो संजीवनी पत्रिका के माध्यम से आती है। वो संजीवनी पत्रिका के माध्यम से आती है। और यहाँ पर जो संजीवनी पत्रिका है, इनके साथ आप किसको जोड़ के चलेंगे? कृष्ण कुमार मित्र को आप क्या है, जोड़ के चलेंगे। कृष्ण कुमार मित्र को क्या है, आप जोड़ के चलेंगे। कृष्ण कुमार मित्र को क्या है, आप जोड़ के चलेंगे। तो इन्होंने संजीवनी पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले यह बताने का कार्य किया था कि स्वदेशी मूवमेंट के कार्यक्रम क्या होनी चाहिए और स्वदेशी मूवमेंट के कार्यक्रमों को अपनाए जाने के संदर्भ में हमें किस किस प्रकार की सावधानियां लेकर के चलनी चाहिए। लेकिन सवाल की डिमांड पढ़ो। 1905 का जो आपका बंग भंग बंगाल के विभाजन के बाद जो आपने स्वदेशी मूवमेंट चलाने का कार्य किया, तो स्वदेशी और बहिष्कार को राजनीतिक औजार के रूप में अपनाया। इस नीति का बौद्धिक आधार किसके लेखन से प्रेरित था? यानी कि सवाल यह आपसे पुटअप करना चाह रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट में आपने जो बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाने का कार्य किया था, तो बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाए जाने की जो सबसे पहली सलाह है, वो सलाह तो आपको संजीवनी पत्रिका के माध्यम से ही लेते हुए चलना है। संजीवनी पत्रिका ने क्या है, इस सलाह का प्रेजेंटेशन करने का काम किया था। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपने बहिष्कार कार्यक्रम अपनाए हैं,
इन तमाम प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को जो आपने एक राजनीतिक औजार के रूप में अपनाने का कार्य किया, तो जो आपने राजनीतिक औजार के रूप में अपनाने का कार्य किया, इसका जो बौद्धिक आधार है, इसका जो बौद्धिक आधार है वो किसके लेखन से क्या है, प्रेरित था? किसके लेखन से प्रेरित था? तो किसके लेखन से प्रेरित था? तो यहां पर आपको दरअसल क्या है, उग्रवादियों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यहां पर दरअसल आपको क्या है, अब उग्रवादियों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उग्रवादियों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और जब आप उग्रवादियों को प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे तो यहां पर आप किसको लेते हुए चलेंगे? अरविंदो घोष को आप क्या है यहां पर लेते हुए चलेंगे। अरविंदो घोष को क्या है आप यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, लेते हुए चलेंगे। अरविंदो घोष, है ना, क्योंकि सवाल जो हमें अटेम्प्ट करना है वो जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमें अपने सवाल को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। हालांकि संजीवनी पत्रिका के बारे में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी हमने यहां पर आपको समझाने का कार्य किया है। लेकिन अगर सवाल के अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और जो आपने बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाने का कार्य किया और उन तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आपने जो राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का कार्य किया, तो जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बौद्धिक आधार बताना है, यानी कि आपको बौद्धिक आधार बताना है। तो बौद्धिक आधार जो आप बताएंगे वो अरविंदो घोष के अकॉर्डिंग क्या है आप लोग बताने का कार्य करेंगे। अरविंदो घोष के अकॉर्डिंग क्या है आप लोग बताने का कार्य करेंगे। रिमेनिंग कैलकुलेशन सब मैंने आपके सामने क्या है यहां पर बना दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया, 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन किस संगठनात्मक सिद्धांत पर असहमति के कारण हुआ, है ना। तो आप वैसे तो कहां जाएंगे, नेतृत्व को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व को लेकर, यानी कि उग्रवादी जो हैं वो उदारवादियों के नेतृत्व से खुश नहीं थे, उनके संवैधानिक तौर तरीकों से खुश नहीं थे और कांग्रेस की जो कमांड है वो अपने हाथों में क्या है लाना चाहते थे। कांग्रेस की जो कमांड है वो अपने हाथों में क्या है लाना चाहते थे। तो नेतृत्व को लेकर के, और जब आप नेतृत्व को लेकर के बात करोगे तो इसी से आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा कि आंदोलन की जो पद्धति है या कार्य करने का जो तरीका है उसको लेकर के ये फाइनली क्या है उग्रवादियों तथा उदारवादियों के बीच क्या है ये आपको यहां पर विभाजन दिखाई पड़ता है। 1905 से उग्रवादी लगातार लगे हुए थे। 1905 तक आते आते तो बिल्कुल मामला ओपन हो गया था ना। तो 1905 तक आते आते तो उग्रवादी हैं वो लगातार लगे हुए थे। उन्होंने उदारवादियों का पीछा पकड़ा हुआ था कि कांग्रेस का नेतृत्व हम चाहते हैं, आप कांग्रेस का जो नेतृत्व है हमको देने का कार्य करो। तो नेतृत्व को लेकर के ये मामला बना और नेतृत्व को लेकर के जब आप कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा यहां पर सी ऑप्शन, जिसको आप कहेंगे आंदोलन की पद्धति, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं बदल के कि व्यवहार का तरीका, व्यवहार का तरीका। क्योंकि उदारवादियों का व्यवहार क्या है संवैधानिक है और उग्रवादी क्या है संवैधानिक व्यवहार को अपनाए जाने के संदर्भ में भरोसा नहीं रखते थे। उनका मानना था कि आपको आंदोलन चलाने होंगे, आपको जन आंदोलन चलाने होंगे, आपको सरकार के खिलाफ बहिष्कार कार्यक्रम भी अपनाने होंगे, आपको सरकार के खिलाफ नाना प्रकार की हड़तालों का आयोजन भी आपको करके चलना होगा। तो की पॉइंट यहां पर क्या है नेतृत्व को लेकर के, और उसी से आपका आंसर क्या बनेगा आंदोलन की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 को जरा कैलकुलेट करने का काम करो। दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी देने का काम किया था, यानी कि जो धन की निकासी का सिद्धांत आपको देने का काम किया था, धन की निकासी का जो सिद्धांत आपके सामने रखा था, आप सभी लोग जानते ही हैं कि धन की निकासी का सिद्धांत जो आपके सामने आता है उनकी ओर से 1867 एडी में आता है। और यहां पर बुक आपको क्या बतानी होती है आप जान ही पा रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया, है ना। और धन की निकासी के सिद्धांत के माध्यम से नौरोजी साहब ने आपको समझाने का कार्य किया था कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे संसाधनों का दोहन करने का कार्य करते हैं, उनका मिसयूज करने का कार्य करते हैं, कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो हमारे संसाधनों का दोहन करने का कार्य करते हैं, या किस प्रकार से हमारे संसाधनों का क्या है मिसयूज करने का कार्य करते हैं। और जो भी भौतिक लाभ आता है उस भौतिक लाभ का जो बड़ा फायदा है वो भारतीयों को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि किसको प्राप्त हो जाता है, वो अंग्रेजों को ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि संसाधन हमारे, संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, उनका दोहन या मिसयूज कैसे करना है, इसको तय कौन करेगा, अंग्रेज लोग ही तय करेंगे। लेकिन जो भी आउटपुट बाहर आता है, जो भी भौतिक लाभ बाहर आता है, उसका बड़ा फायदा हमको नहीं है, उसका बड़ा फायदा क्या है, वो अपने लोगों को ही क्या है देने का कार्य कर रहे थे। ये नौरोजी साहब ने क्या है धन की निकासी के सिद्धांत के माध्यम से आपको समझाने का कार्य किया, आपको बताने का कार्य किया। तो दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी का, दादाभाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है उसका कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों पर जो प्रभाव पड़ा उसको आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, राजकोषीय विकेंद्रीकरण की मांग। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहां पर, राजकोषीय विकेंद्रीकरण की मांग आपका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो आप यहां पर आप बनाते हुए चलेंगे अपना, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, राजकोषीय विकेंद्रीकरण की मांग क्या हो जाएगा, आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजकोषीय विकेंद्रीकरण की मांग क्या हो जाएगा आपका यहां पर राइट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि यहां मामला किसका है, यहां मामला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है, विकेंद्रीकरण का मामला है। यहां पर मामला आप किसका जुड़ेगा, विकेंद्रीकरण का मामला जुड़ेगा। और विकेंद्रीकरण का मामला है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप हमारे संसाधनों का मिसयूज करके सारा का सारा जो लाभ है उसका आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, उसका आप क्या है केंद्रीकरण नहीं कर सकते। यानी कि सारा का सारा जो लाभ है आप अपने आप को या अपने लोगों को ही नहीं दे सकते। लाभ को आपको क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइज आपको करना होगा, ताकि भारतीय जनमानस भी क्या है अपने आप को लाभान्वित करा पाए। तो प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण को आधार बना के कहेंगे आप। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या होगा आपका 7 का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, आ जाओ। क्या पूछा गया है, 1906 में कांग्रेस ने स्वराज शब्द को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। हम सभी लोग जानते हैं कांग्रेस का कलकत्ता सेशन आपके सामने आता है। अध्यक्षता करने का कार्य किसने किया था, दादाभाई नौरोजी ने ही किया था। 1906 में कांग्रेस ने स्वराज शब्द को अपने लक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट किया। यह निर्णय मुख्यतः किस विचारधारा के दबाव का परिणाम था। तो यहां पर आप क्या बताएंगे, उग्रवादियों का दबाव आप लेते हुए चलेंगे। यहां पर आप क्या है, मैंने कई बार कक्षाओं में आपको पढ़ाया है, उग्रवादियों का दबाव आप लेते हुए चलेंगे। 1905 से ही हम देख रहे थे बार बार कि 1905 में तो बिल्कुल उग्रवादी जो हैं पीछे पड़ गए थे भाई, बिल्कुल इस बात पर आतुर हो गए थे कि या तो लाला जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए या बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उदारवादियों को थोड़ा बदलाव करना पड़ा। उदारवादियों को कांग्रेस को क्या है, एक नया एम, ऑब्जेक्टिव, गोल, लक्ष्य देना पड़ा, और वो क्या था आपका स्वराज था। तो 1906 में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सेशन में जो अपने आप को नया ऑब्जेक्टिव देने का कार्य किया, वो किसके दबाव में, किस विचारधारा के दबाव में। तो यहां पर आपको जो राइट आंसर होगा वो उग्रवादियों का दबाव आप लेते हुए चलेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल आनन फानन में किया गया था, ये सब कुछ बिल्कुल क्या आनन फानन में किया गया था। उदारवादियों के पास स्वराज जैसी डिमांड की कोई परिभाषा तक नहीं थी। यही तो कारण है कि अपने इस लक्ष्य को लेकर के कांग्रेस के जो उदारवादी हैं वो 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए थे। उन्होंने उग्रवादियों को शांत करने के लिए आनन फानन में, जल्दबाजी में कांग्रेस को एक नया लक्ष्य देने का कार्य किया था। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन है जो 1916 वाला है, उसमें लखनऊ पैक्ट आपका संपन्न हुआ और लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों, संपन्न हुआ था। सवाल कहता है कि लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त कार्यवाही, संयुक्त कार्यवाही का मतलब यहां पर क्या होगा, ग्राउंड ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ग्राउंड ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ग्राउंड ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ग्राउंड ऑफ मुस्लिम यूनिटी। तो संयुक्त कार्यवाही का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राउंड ऑफ मुस्लिम यूनिटी हो जाएगा। संयुक्त कार्यवाही किस आयोग के विरोध में सर्वाधिक स्पष्ट हुई, तो किस आयोग के विरोध में, आप रोलेक्ट आयोग या आप क्या है रोलेक्ट अधिनियम का रेफरेंस ले सकते हैं। आप क्या है रोलेक्ट अधिनियम का रेफरेंस ले सकते हैं, रोलेक्ट अधिनियम का रेफरेंस आप ले सकते हैं। आप किसका रेफरेंस यहां पर लेने का कार्य करेंगे, रोलेक्ट अधिनियम का रेफरेंस आप लेने का कार्य करेंगे, है ना। क्योंकि जो रोलेक्ट अधिनियम 1919 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट की ओर से पारित किया गया था, रिगार्डिंग दिस जो आपका आयोग बनता है, तो आयोग का नाम तो आपका क्या है, सेडिशन आयोग है। आयोग का नाम तो आपके सामने क्या आता है, सेडिशन आयोग के रूप में आता है। तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां पर रोलेक्ट अधिनियम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप आयोग का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे तो आयोग आपका क्या बनेगा, सेडिशन आयोग बनेगा, जिसका गठन 1917 में हुआ था। और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या है, फाइनली ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वर्ष 1919 में आपके सामने क्या है, रोलेक्ट अधिनियम रखने का कार्य किया था। रोलेक्ट अधिनियम क्या है, रखने का कार्य किया था। तो जो 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग साथ साथ आ गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको दिखाई पड़ी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने जब 1916 से काम करना तैयार किया या काम करना प्रारंभ किया, तो ये जो संयुक्त कार्यवाही आपके सामने आई है, इस संयुक्त कार्यवाही ने जो मैं कहना चाहूंगा सकारात्मक विरोध किया। तो सकारात्मक विरोध किस व्यवस्था का करने का काम किया, रोलेक्ट अधिनियम का, रोलेक्ट अधिनियम का। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, रोलेक्ट अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिएगा, आ जाओ। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का मतलब क्या है कि कैलकाटा सेशन को आपको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन है उसको आपको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस का कैलकाटा सेशन जो है उसको आपको उठाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि 1917 का जो कांग्रेस का कैलकाटा सेशन है, इसी कैलकाटा सेशन में जब आप एनी बेसेंट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, जब आप किसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं, एनी बेसेंट को यहां पर क्या है कैलकुलेट करने का काम करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो मैंने कई बार, आप याद करो कि मैंने क्लास में कई बार आपको कहा होगा कि 1917 में ही क्यों, 1917 में ही क्यों एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि एनी बेसेंट भारत में 1893 से बनी हुई थी। लेकिन 1917 में ही क्यों एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, वो मेरे प्यारे साथियों, एनी बेसेंट को कांग्रेस के उदारवादियों की ओर से क्या है पुरस्कार दिया गया है। उनकी पीठ थपथपाई गई, उनको पुरस्कार दिया गया है, या उनकी जो पीठ है वो थपथपाई गई, क्योंकि एनी बेसेंट ने तिलक को साथ लेकर के वर्ष 1916 में जो होम रूल लीग मूवमेंट कार्यक्रम चलाया था, उसने क्या है बिल्कुल स्वराज की जो डिमांड है, इस डिमांड को या इस शब्दावली को भारत में भी लोकप्रियता दिलाने का कार्य किया था। और साथ ही साथ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में तो डिस्कशन हो ही गया था। अगस्त घोषणा के माध्यम से
20 अगस्त 1917 को, जिसके माध्यम से साफ साफ कहा गया था कि स्वराज भारतीयों का हक है, इनको यह हक मिलना चाहिए। तो दरअसल 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना यह अचानक से नहीं है। ये होम रूल लीग मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने स्वराज जैसी मांग को लेकर के जो सफलताएं प्राप्त की थी, उन तमाम प्रकार की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए ही जो कांग्रेस के उदारवादी हैं, उन्होंने एनी बेसेंट को क्या है कहीं ना कहीं पुरस्कृत करने का कार्य किया था, उनको पुरस्कार देने का कार्य किया था, उनकी पीठ थपथपाने का कार्य किया। सवाल क्या कहता है, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में होम रूल आंदोलन को समर्थन देने का प्रमुख कारण क्या था? तो अगर 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये बात मान के चलेंगे कि वर्ष 1917 में कांग्रेस ने खुल करके समर्थन दिया। और खुल करके समर्थन किसको दिया? एनी बेसेंट के इस कार्यक्रम को, जिसका नाम क्या था? होम रूल लीग मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? संवैधानिक स्वशासन की मांग। जो गिवन ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या बनेगा? संवैधानिक स्वशासन की मांग। क्योंकि एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग मूवमेंट के माध्यम से स्वशासन की डिमांड पर कार्य कर रही थी, लेकिन व्यवहार क्या था? संवैधानिक था। जनमानस को हिंसात्मक व्यवहार करने की सलाह नहीं दी। तो प्रॉपर आंसर आपका क्या बनेगा? संवैधानिक स्वशासन की मांग बनेगा। संवैधानिक स्वशासन की मांग बनेगा। अब यह भी अपने आप में सवाल बना कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन कौन सा है जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने खुल करके एनी बेसेंट के कार्यक्रम होम रूल लीग मूवमेंट को अपना समर्थन देने का कार्य किया? तो वहां भी आपका रेफरेंस क्या होगा? 1917 का कांग्रेस का कलकत्ता सेशन। जैसे समझा दिया है वैसे ही मामले को क्या है लेते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ। क्या कहता है? 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य की ओर से की गई थी, और कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने स्वराज जैसी शब्दावली को नई तरीके से परिभाषित करने का कार्य भी किया था। 1920 के इसी नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने स्वराज जैसी शब्दावली को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा कि स्वराज हो सके तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इससे बाहर। स्वराज हो सके तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, यानी कि शासन ब्रिटेन का बना रहे, लेकिन प्रांतीय स्तर पर शासन संबंधी व्यवहारों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया जाए, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इससे बाहर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि महात्मा गांधी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर चुके थे। स्वराज हो सके तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, यानी कि केंद्र में कौन बना रहे? ब्रिटिश सरकार बनी रहे, और प्रांतीय स्तर के जो शासन संबंधी व्यवहार हैं उनमें जो पार्टिसिपेशन है, वो भारतीयों का जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित करवाया जाए, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इससे बाहर, यानी कि केंद्र और प्रांत स्तर के जो शासन संबंधी व्यवहार हैं वो पूर्णतः क्या है? भारतीयों के हाथों में आ जाने चाहिए। कांग्रेस के इसी नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कहा था कि यदि आपने मेरे कार्यक्रमों का अच्छे से पालन किया, यानी कि अहिंसात्मक तरीकों से पालन किया, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर हम क्या है? स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने दिया, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के माध्यम से ही दिया। कांग्रेस के इसी नागपुर अधिवेशन में, जिसका आयोजन दिसंबर 1920 में कराया गया, महात्मा गांधी ने संरचनात्मक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया था। संरचनात्मक कार्यक्रमों को तब अपनाया जाना था जब किसी भी परिस्थिति में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या तो रुकता या इसे पोस्टपोन किया जाता, ताकि भारतीयों की राष्ट्रवादी भावनाएं रुके ना, उन पर ब्रेक ना लगे, वो बनी रहे। संरचनात्मक कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की गई, चरखा कातने की बातें की गई, राष्ट्रीय
शिक्षण संस्थानों को स्थापित कराने की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट कराने की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब क्या होगा कि ऐसे शिक्षण संस्थान और ऐसी शिक्षा या शिक्षाएं जो भारतीयों को राजनीतिक तौर पर क्या है, जागरूक कराने का कार्य करें। सवाल क्या कहता है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान को ग्रामीण संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप क्यों परिवर्तन किया, क्यों परिवर्तन किया, क्यों परिवर्तन किया? आंदोलन को जन आधारित बनाना, आंदोलन को जन आधारित बनाना, आंदोलन को जन आधारित बनाना, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, ग्रामीण संगठनात्मक ढांचे की बात हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है, ग्रामीण संगठनात्मक ढांचे की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि प्राथमिकता किसको है, क्षेत्रीयता को प्राथमिकता है। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रीयता को प्राथमिकता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रीयता को प्राथमिकता है। और क्षेत्रीयता को प्राथमिकता देने का मतलब क्या है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना। एक प्रकार से कांग्रेस प्लस आंदोलन, कांग्रेस प्लस आंदोलन, और आंदोलन का मतलब क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों का जनाधार बढ़ाना, दोनों का जनाधार बढ़ाना, दोनों का जनाधार बढ़ाना, दोनों का जनाधार बढ़ाना। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा आपका, यहां पर सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, आ जाओ अभी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या बनाया था, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सवाल क्या कहता है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव होने के बावजूद भी तत्काल आंदोलन प्रारंभ क्यों नहीं किया गया, तत्काल आंदोलन प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? दैट मीन्स आपने तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं चलाया? दैट मीन्स आपने तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं चलाया? आपने तुरंत क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया। तो इसे कहेंगे गांधी जी की संयम की नीति, गांधी जी की संयम की नीति। क्योंकि गांधी जी ने, आपको याद होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाए जाने से पहले अपनी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, इनको सरकार के सामने क्या है, रखने का कार्य किया था। 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखने का कार्य किया था। उनका वर्णन तो मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं। और इन 11 सूत्रीय मांगों के माध्यम से सरकार को समझाने का कार्य किया था, भैया इन डिमांड्स को क्या कर दो, फुलफिल्ड कर दो। हम आपके अगेंस्ट कोई भी मास एक्टिविटी नहीं चलाएंगे, हम आपके अगेंस्ट क्या है, कोई भी मास एक्टिविटी नहीं चलाएंगे। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन यहां पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 किधर गया, आ जाओ अभी। कराची अधिवेशन की बात हो रही है। 1931 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का स्पेशल सेशन था। अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में व्यक्तिगत तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़िया काम किए थे। इस अधिवेशन में व्यक्तिगत तौर पर जो आप जेएल नेहरू को कैलकुलेट करने का काम करेंगे, तो जेएल नेहरू ने व्यक्तिगत तौर पर बढ़िया काम किए थे। व्यक्तिगत तौर पर बढ़िया काम कैसे किए थे, भारतीय जनमानस के लिए मौलिक अधिकारों को ड्राफ्ट तैयार किया था। भारतीय जनमानस के लिए मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था। हालांकि मौलिक अधिकारों का जो पहला डिस्कशन है वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से आता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को आप क्या है, एक सामूहिक प्रयास मान के चलेंगे। यहां व्यक्तिगत प्रयास की बात हो रही है। भारतीय जनमानस के लिए मौलिक अधिकारों की बात की थी। भारतीय जनमानस के लिए क्या है, मौलिक अधिकारों की बात की थी। और इसी सेशन में उन्होंने क्या है, अपनी इंडिविजुअलिटी का प्रयोग करते हुए एक आर्थिक योजना तैयार किया था, एक आर्थिक योजना तैयार किया था। और इसी प्रकार की आर्थिक योजना को उन्होंने क्या है, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा सेशन में भी तैयार करने का काम किया था। एक आर्थिक योजना को भी क्या है, तैयार करने का काम किया था। कराची अधिवेशन में पारित मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का घोषणा पत्र किन सिद्धांतों पर आधारित है, किन सिद्धांतों पर आधारित है, किन सिद्धांतों पर आधारित है? औपनिवेशिक शासन के विरोध में है, औपनिवेशिक शासन के विरोध में है। और इसमें क्या जुड़े हुए हैं, मानवीय मूल्य जुड़े हुए हैं, मानवीय मूल्य जुड़े हुए हैं कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दो और भारतीयों के लिए
अधिक से अधिक आर्थिक सुविधाएं आपको देनी चाहिए। वो नहीं कि जो आप कर रहे हो, हमारे संसाधनों का दोहन करते हो, लाभ बाहर निकालते हो, उसका प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन कर लेते हो, अपने लोगों को फायदे देते हो, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ औपनिवेशिक शासन का विरोध भी जुड़ेगा और इसमें क्या है, मानवतावाद यानी कि मानवीय मूल्य भी आपको जोड़ेंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 इसका आंसर तो अगर आप लाइव जुड़े होते तो बिल्कुल मैं मान के चलूंगा कि आप सभी के प्रॉपर आंसर यहां पर आते। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चुनाव हुए, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी। और ये सरकार का जो कार्यकाल रहा, ये कई बार आपसे पुटअप किया जाता है, तो सरकार का कार्यकाल कितना रहा, 28 माह रहा। सरकार का कार्यकाल कितना रहा, 28 माह। यानी कि 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 28 माह तक शासन करने के बाद वर्ष 1939 में कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रालयों से 8 प्रांतों की सरकारों से त्यागपत्र देने का कार्य कर दिया था। ऐसा कांग्रेस ने इस नाते किया क्योंकि वर्ष 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और जर्मनी ने पोलैंड पर अपना ही पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। पोलैंड की आज़ादी के लिए जो ब्रिटेन है वो भी इस संघर्ष में क्या है, कूद पड़ा और ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर एक घोषणा कर दी कि पोलैंड की आज़ादी के संघर्ष में भारत भी हमारे साथ है। बट रिगार्डिंग दिस कांग्रेस के साथ कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ था। कांग्रेस 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार में बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपना अपमान माना और 8 प्रांतों की सरकारों से त्यागपत्र देने का कार्य कर दिया। उसी के बाद आपने देखा कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अपनी खुशी जाहिर की और 22 दिसंबर 1939 को क्या है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 को क्या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि 1937 के जो ये प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव थे, 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में हुए, 8 में कांग्रेस की सरकार बनी, मात्र 3 प्रांतों में क्या है, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो जब कांग्रेस ने 8 प्रांतों से अपना त्यागपत्र देने का कार्य किया तो मुस्लिम लीग ने उसको क्या है, सेलिब्रेट किया मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को। कारण बता रहे हैं कि कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी। वही मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन ने घोषणा तो जारी कर दी कि पोलैंड की आजादी के संघर्ष में भारत हमारे साथ है, बट रिगार्डिंग दिस कांग्रेस के साथ कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ और कांग्रेस ने इसे अपना अपमान माना और 8 प्रांतों की सरकारों से क्या है, रेजिग्नेशन देने का काम कर दिया, त्यागपत्र देने का कार्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। कांग्रेस कार्यकारी समिति है ना, वैसे प्रॉपर तो क्या होना चाहिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पढ़ लो इसको। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय किन सिद्धांतों पर बल देने का कार्य किया था, किन सिद्धांतों पर बल देने का कार्य किया था। तो जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उनमें प्रॉपर आंसर जो आपका होगा वो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तो प्रॉपर आंसर आपका क्या होगा, अहिंसा की कसौटी होगा। अहिंसा की कसौटी होगा, यह क्या होगा, अहिंसा की कसौटी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में डू एंड डाई का नारा आपको देने का बात करते हैं, लेकिन डू एंड डाई का जो नारा आपको दिया गया था उसके माध्यम से महात्मा गांधी ने आपको हिंसा करने की सलाह नहीं दी। हालांकि 1942 के आंदोलन में क्या है, हिंसात्मक व्यवहार दिखाई पड़े। महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से आपको यह बताना चाहते थे कि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इतना अधिक मजबूत होना चाहिए, क्या ब्रिटिश सरकार को इस बात का एहसास करा पाएं कि ब्रिटिश सरकार अब लंबे समय तक हम लोगों पर क्या है, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को बनाकर नहीं रख सकती है।
बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से जो कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके संदर्भ में गांधी जी आपसे अहिंसात्मक व्यवहार की अपेक्षा करके चल रहे थे। तो ये अहिंसा की जो है अंतिम कसौटी इसमें माना जाएगा। आप चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, गांधी जी ने आपसे अहिंसात्मक व्यवहार की अपेक्षा की, लेकिन हिंसा वहां पर हुआ। आप चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, लेकिन गांधी जी ने आपसे अहिंसात्मक व्यवहार की अपेक्षा की, हिंसा वहां भी हुआ। और चाहे आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, गांधी जी ने यहां भी क्या है, आपसे अहिंसात्मक व्यवहार की अपेक्षा की, लेकिन यहां हिंसा यहां भी हुई। तो गिवन ऑप्शंस में आप जाएंगे अहिंसा की अंतिम कसौटी के अनुसार। 15 का राइट आंसर क्या होगा, यहां पर डी हो जाएगा। वर्धा योजना की बात करनी है, यह वर्धा है, इसको पहले तो ठीक कर लो, यह वर्धा है, वाडा नहीं है, क्या है, वर्धा है। वर्धा योजना महात्मा गांधी की ओर से प्रस्तुत की गई थी, महात्मा गांधी की ओर से प्रस्तुत की गई थी, महात्मा गांधी की ओर से प्रस्तुत की गई थी। और वर्धा योजना के माध्यम से महात्मा गांधी ने जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर काफ़ी फोकस लाने का कार्य किया था। प्राइमरी एजुकेशन पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोकस लाने का कार्य किया था। लेकिन एक बात आपको कहना पड़ेगा, वर्धा योजना में उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, रोजगार देना। 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 यानी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दक्षता देने का कार्य करे, जो दक्षता का विकास करे, जो दक्षता का विकास करे, ताकि व्यक्ति क्या है, रोजगार प्राप्त कर सके, ताकि व्यक्ति क्या है, रोजगार प्राप्त कर सके। तो गिवन ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, श्रम और शिक्षा का कोऑर्डिनेशन, यानी कि श्रम और शिक्षा का समन्वय। 16 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आ जाओ। 17 में क्या है, त्रिपुरी संकट की बात करते हैं। त्रिपुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। 1939 का मामला है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच क्या है, विवाद हुआ था। कांग्रेस के युवा समाजवादी यहां पर सुभाष चंद्र बोस को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या है, अपना उम्मीदवार किसको बनाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को बनाते हैं। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन ब्रिटिश शासन काल के दौरान जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव कराना पड़ा, और युवा समाजवादियों ने सुभाष चंद्र बोस को क्या है, जिताने का कार्य किया, और महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा, उस समय गांधी जी ने कहा था कि हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं है, बल्कि हार किसकी है, मेरी हार है। तो त्रिपुरी संकट के दौरान गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के पुनः निर्वाचन का विरोध क्यों किया, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अनुशासन की अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अनुशासन की अवहेलना कर रहे हैं। 1938 में उन्होंने कांग्रेस को अपना नेतृत्व देने का कार्य किया था हरिपुरा शासन के माध्यम से। अब जो आपका त्रिपुरी शासन है उसमें गांधी जी की अपेक्षा यह थी कि सुभाष चंद्र बोस अपने नाम को पीछे कर लें और पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, क्योंकि गांधी जी यही मान के चल रहे थे कि एक व्यक्ति 1 वर्ष तक कार्य करे तो ज्यादा अच्छा है, अपने आप को रिपीट ना करे। हालांकि लोगों ने अपने आप को रिपीट किया था, लेकिन यह मामला किसका, गांधी जी का है। तो गांधी जी ये मान के चले हैं कि सुभाष चंद्र बोस युवा समाजवादियों को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। चुनाव हो गया, हमारे उम्मीदवार हार भी गए, सारे काम हो गए, लेकिन यहां जो पुनः निर्वाचन उसका हुआ उसके बारे में गांधी जी ने यह भी कहा था कि आपसे क्या हुआ है, अनुशासन का उल्लंघन हुआ है। आपसे क्या हुआ था, अनुशासन का उल्लंघन हुआ था। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 1 साल तक कार्य करे तो ज्यादा अच्छा अध्यक्ष के रूप में, लेकिन आप बैक टू बैक आना चाहते हैं। 17 का राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। 18 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके सामने आता है। महात्मा गांधी का कार्यक्रम है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था। पहले सत्याग्रही कौन थे,
विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये क्या है? ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से आपके साथ छल कपट किया गया। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से आपके साथ क्या है? छल कपट किया गया। आपको डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, जो डिमांड आपकी थी ही नहीं। संविधान सभा की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, यह बात सच है। लेकिन संविधान सभा के संदर्भ में यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि संविधान सभा का गठन कब होगा, कैसे होगा और किस पैटर्न के आधार पर होगा। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय किस उद्देश्य से लिया गया था? ताकि आप अहिंसक प्रतिरोध जारी रख सकें, ताकि आप अहिंसक प्रतिरोध जारी रख सकें। लोगों से आप अहिंसात्मक व्यवहार करवाते रहें, उनके राष्ट्रवाद को बना करके रखें। लोगों से आप क्या है? अहिंसात्मक व्यवहार करवाते रहें और उनके राष्ट्रवाद को बना करके रखें। उनके राष्ट्रवाद पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। उनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन क्या है? मजबूत होती रहनी चाहिए। तो अहिंसा का प्रतिरोध रखना 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 19 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, इसको प्रतिबंधित करने का वैधानिक आधार क्या था? तो वैधानिक आधार था आपका रक्षा अधिनियम 1939। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस को प्रतिबंधित करने का जो लीगल वैधानिक आधार था वो क्या था? रक्षा अधिनियम 1939 आपका क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए। 20 की बात कर लेते हैं। वैसे तो सितंबर 1946 में ही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1946 में ही हो गया था। कांग्रेस की क्या रही? एक मेजर और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में ही हो गया था। इस अंतरिम सरकार जब तक स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार नहीं बन जाती। 1947 से कोई दिक्कत नहीं है। 1947 में या इसको ऐसे ही पढ़ लो, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन में अपनाया गया कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? तो कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? सभी संप्रदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। सभी भागीदारी सुनिश्चित की गई। सभी संप्रदायों की भागीदारी की गई। सभी संप्रदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मामले को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो आपको आपका मिल जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? शक्ति। पावर तो मिल ही रहा है। साझेदारी का मतलब क्या होगा? सब की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही, रायों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन। क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं। आपको लग रहा होगा कि सवालों की संख्या काफी कम है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं एक साथ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया, मन मानता नहीं डिस्कस, क्या करें? तो फायदा उठो, लाभान्वित कराने का कार्य करो। इतना ही रहने देते हैं। कक्षा आपके सामने आती रहेंगी। कक्षाओं के साथ आप भी चलें और इन सवालों से क्या आपको लाभान्वित कराते हुए चलें। नमस्कार, धन्यवाद।